स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और यह वक्त है दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने का, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असल खबर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का महा बुलेटिन, न्यूज डिकोड यानी खबर A to Z। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम भूपेश बघेल के एक ट्वीट से। इस ट्वीट के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने सीधे सीधे आरएसएस पर हमला बोला है। आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापा मारा, जिसके बाद भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में भूपेश बघेल ने लिखा है कि नेशनल हेराल्ड ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। उनका हर इवेंट ऑर्गेनाइजर परेशान रहता था। अंग्रेजों के प्रति समर्पित मुखबिरों के होते भी स्वतंत्रता आंदोलन सफल हुआ, इसकी टीस आज तक है कुछ लोगों को। कितने बाजू कितने सर, गिन ले सब। तो देखा आपने, सीएम भूपेश बघेल ने #ईडी शाही बंद करो का इस्तेमाल किया है। इस ट्वीट के जरिए सीएम भूपेश ने कैसे आरएसएस पर हमला किया, चलिए इसे डिकोड करते हैं। आपको यह बता दें कि ऑर्गेनाइजर आरएसएस का मुखपत्र है। कोट अनकोट कर अपने ट्वीट में ऑर्गेनाइजर शब्द का इस्तेमाल करना यानी सीधे सीधे आरएसएस पर हमला करना है। दूसरी बात, अपने ट्वीट में सीएम भूपेश बघेल ने अंग्रेजों के प्रति समर्पित मुखबिर शब्द का भी इस्तेमाल किया है। सीएम भूपेश बघेल का यह इशारा भी आरएसएस के एक बड़े नेता की तरफ ही था, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। और अब बात ईडी की कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने आज कांग्रेस समर्थित अखबार नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने एक नया एक्शन लिया है। पिछले कुछ महीने से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उठापटक के बाद आज सुबह ईडी ने नया एक्शन लिया है। ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों में छापे मारे हैं। ये कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई है। मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है, जरा सुनिए। केंद्र की सरकार लगातार हमारी पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है और आप कांग्रेस की ताकत है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश में हमें लड़ना है और उन्होंने केंद्र सरकार की नीति को गलत बताया है। बता दें कि 21 और 26 जुलाई को ही सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। उससे पहले राहुल गांधी से भी लगातार कई दिनों तक नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से अधिकारों से जुड़ा एक फैसला सुनाया था। फैसले को डिकोड करते हैं। ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो इंडिया की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका काम है इंडिया की इकोनॉमिक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना। यह संस्था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। 1 मई 1956 को इस संस्था का गठन किया गया था। अब मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में इसके 5 मुख्य कार्यालय हैं। ईडी मुख्य रूप से विदेश से जुड़ी संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति जुड़े मामलों की विस्तार से जांच करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईडी को सिर्फ गिरफ्तारी का कारण बताना पर्याप्त है। इसके लिए आरोपी के वारंट की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है। अब छापेमारी, जब्त करना, गिरफ्तार, बयान दर्ज करना, जमानत की सख्त शर्तें, इन सब को कोर्ट ने बरकरार रखा है। और अब बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अहम बयान की।
छत्तीसगढ़ के खरोरा में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुकाबले में छत्तीसगढ़ का नारा दिया है। सुनिए और समझिए भी कि भूपेश बघेल ने क्या कहा। हमार तीज त्योहार, हमार खान पान, हमार रहन सहन, ये सब हमार मध्य पहचान और ये ला जन मनहीन भावना से देखे के बात करते तो हमार जन पहचान है हमारे छत्तीसगढ़ के। हमार गांव गांव रामायण होते, रामायण समिति मन पर भी 10 करोड़ के बजट में प्रावधान रखें ताकि हमार जन पहचान है, हमार संस्कृति है, तेला हमन आगे बढ़ा सकन। तो सवाल यह उठता है कि आखिर भूपेश बघेल की पॉलिटिक्स क्या है। चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये है कि भूपेश बघेल खालिस राज्य की अस्मिता के नाम पर सियासत कर रहे हैं। वो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता अपने राज्य, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से बहुत प्यार करती है। करते हैं ना आप? जाहिर सी बात है, करते ही हैं। भूपेश बघेल इस चीज को अपनी राजनीति से जोड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सरकारी कार्यालय में लगाने के निर्देश भी दिए थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूपेश बघेल बीजेपी के राष्ट्रवाद का जवाब छत्तीसगढ़वाद से दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कमलनाथ ने 20 लोगों की टीम को समीक्षा रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी है। बताया तो यह भी जा रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर पूरे प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड तैयार भी हो जाएगा। निकाय चुनाव के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 20 लोगों की टीम को समीक्षा कर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी है। ये टीम निकाय चुनाव में 6000 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशियों को टिकट दिलाने वालों और चुनाव में रही पार्टी की कमियों की समीक्षा करने का काम कर रही है। इस टीम ने अब तक 25 से ज्यादा जिलों के चुनाव का लेखा जोखा तैयार कर लिया है और 1 हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। प्रजातंत्र का दुरुपयोग किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया और किस तरीके से हमें डैमेज करने का कार्य किया गया है, इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। माननीय कमलनाथ जी खुद इस पर एनालिसिस करेंगे। इधर बीजेपी ने पूरे मामले पर चुटकी ली है। वो हर बार हारने के बाद कमेटियों का गठन करते हैं। कुछ लोग कमेटियां वो स्थायी गठित करके रख लें, जैसे ही चुनाव समाप्त हो तो जारी कर दिया कर। बताया जा रहा है कि कमलनाथ शिकायतों को लेकर गंभीर हैं। शिकायतों के आधार पर उज्जैन और बुरहानपुर में नेताओं को नोटिस दे दिए हैं। शहडोल जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और भोपाल में पार्टी के 4 पदाधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। हालांकि रिजल्ट आने के बाद तो कांग्रेस अपने जीत के दावे कर रही थी, लेकिन हकीकत उसे भी पता है और कांग्रेस अब हार की समीक्षा करेगी। आखिर क्या वजह है कांग्रेस निकाय चुनाव के नतीजों को इतनी गंभीरता से ले रही है? चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। असल में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निकाय चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ही थी जो इसे सेमीफाइनल मान रही थी। अब समीक्षा के जरिए कांग्रेस हार की वजहों को खोजेगी ताकि विधानसभा चुनाव में फिर से वो गलती दोहराई न जाए, क्योंकि एक बार चूक हो गई तो मौका 5 साल बाद ही मिलेगा। निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा कर कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करेगी। जनता के मूड को समझने के लिए भी निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा बहुत जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में भी नाम बदलने की परंपरा शुरू हो गई है, यानी केंद्र सरकार और यूपी सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ में यह परंपरा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 3 जगहों का नाम बदलने की घोषणा कर दी है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 3 जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया। चंद्रखुरी का नाम कौशल्या माता धाम चंद्रखुरी होगा, गिरोधपुरी का नाम बाबा घासीदास धाम गिरोधपुरी और सोना खान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान किया जाएगा। चंद्रखुरी तो है ही, कौशल्या धाम के नाम से जाना जाएगा। गांव का नाम तो है ही, लेकिन कौशल्या धाम, गुरु घासीदास धाम, वीर नारायण सिंह धाम इस नाम से जाना है। सीएम के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है, लेकिन साथ ही बीजेपी नेताओं ने भूपेश सरकार की नीयत पर सवाल भी खड़े किए हैं। केंद्र जब करती है तब ये
एकदम आरोप लगाती है राज्य सरकार। और जब आरोप लगाते हैं तो उनको ये विचार करना चाहिए कि जब आप रख रहे हैं तो केंद्र रखे, तो उसमें क्या आपत्ति है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी अब देश के दूसरे प्रदेशों की तरह ही नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। तो देखा आपने कैसे नाम पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। वैसे नाम वाली राजनीति हमारे देश में बहुत पुरानी है। चलिए कैसे नामों पर राजनीति होती है इसे भी डिकोड कर लेते हैं। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है यानी 1947 से, तब से नामों पर राजनीति शुरू हो गई थी। केंद्र में किसी भी दल की सरकारें रही हों, उन्होंने योजनाओं के नाम, शहरों के नाम अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से बदलती रही हैं। राज्य सरकारें भी पीछे नहीं रहीं। पिछले 7 साल की बात करें तो मध्य प्रदेश शहरों के नाम बदलने वाले राज्यों में अव्वल रहा, यानी इसमें हमारा एमपी सबसे ऊपर रहा। एक वक्त में कांग्रेस पर आरोप लगते थे कि वो सरकारी योजनाओं के नाम सिर्फ गांधी परिवार के लोगों पर रखती है। खैर, अब बात कि नाम की राजनीति क्यों होती है। पहली बात, सरकारें जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नाम रखती हैं। इसे आप सरकारों का इमोशनल कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे जनता जुड़ती है इससे। इसी तरह आप नाम बदलने वाले फैसलों को अस्मिता की राजनीति से भी जोड़कर देख सकते हैं। ये दोनों बातें हैं। तो अब बिलासपुर की खबर का रुख कर लेते हैं। बिलासपुर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और इसके साथ गिरफ्तारी देकर एक माहौल बनाने की कोशिश की है। तस्वीरें न्यायधानी बिलासपुर की है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की। इस मौके पर कौशिक ने भूपेश सरकार पर कुछ इस तरह वादा खिलाफी के आरोप लगाए। सरकार वादा खिलाफी कर रही है, युवाओं को छलने का काम किया है, बेरोजगारी भत्ता मिली नहीं। प्रदेश का जो प्राथमिकता है वो शराब है, न कि शिक्षा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने तिरंगा अभियान पर राज्य सरकार को अपने निशाने पर लिया। क्या है, भूपेश बघेल का खींच दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि तिरंगे की याद अभी आ रही है। शायद उनको नहीं मालूम कि तिरंगा हम लोग कब से फहरा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। तिरंगा अभियान से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वहीं भूपेश सरकार भी बीजेपी के आरोपों का ठोस तरीके से जवाब दे रही है। तो भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में तय हुआ कि अब बार बार शिक्षकों की तबादला नीति नहीं लाई जाएगी। इसके साथ ही बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति के मुताबिक हर साल मार्च में तबादले होंगे। इसके तहत नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना जरूरी होगा। स्वैच्छिक तबादला होने पर 3 साल से पहले उस जगह से हटाया नहीं जाएगा। तबादले के लिए आवेदन और आदेश भी ऑनलाइन ही जारी होंगे। नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। बैठक में सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को अगले साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया। वहीं नक्सल प्रभावित 3 जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में हॉक फोर्स और आईबी कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित जिलों में हॉक फोर्स और नक्सल विरोधी विशेष भत्ता बढ़ा के 23 करोड़ और दोनों को जोड़ देंगे तो 33 करोड़ के आसपास ज्यादा राशि मिलेगी। प्राकृतिक खेती योजना के तहत प्रदेश में 5200 गाँवों में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। हर जिले में 100 गाँवों का चयन होगा, जिसमें 26,000 हितग्राहियों को गौ पालन के लिए हर महीने 900 रुपए अनुदान दिया जाएगा। जैसा कि आप देख चुके हैं और जानते भी हैं कि शिवराज सिंह की सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। इन फैसलों का क्या असर होगा, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना जरूरी होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, यानी हाई लेवल पर होगा। शिक्षकों की कमी भी इससे पूरी होगी। ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, इससे सिफारिश की परंपरा पर रोक लगेगी।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला भी सराहनीय है। इसे गौ पालन को बढ़ावा देने का फैसला बहुत ठीक है। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर ही होगी। खरगोन दंगे को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें दंगे का मास्टरमाइंड आरोपी कांग्रेस पार्षद का बेटा है। साथ ही पुलिस ने दंगे के एक और आरोपी समीर उर्फ झंडा को भी गिरफ्तार किया है। खरगोन दंगे का एक और फरार आरोपी समीर उर्फ झंडा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी पर साल 2017 से अब तक कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। समीर उर्फ झंडा, उसको अरेस्ट किया गया है। 2017 से लेके अभी तक इसके अगेंस्ट 22 केस रजिस्टर्ड हैं। खरगोन दंगों के मास्टरमाइंड शमीउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद एक नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्षद ताहिरा का बेटा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले पर कहा है कि इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। उधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने जवाब देते हुए कहा, ये भी बीजेपी की ही साजिश है। कांग्रेस का चरित्र भी आपको समझ में आ रहा है, कैसे लोगों को कांग्रेस पालती पोसती है। खरगोन जैसी घटनाएं जहां हो जाती, उनके बच्चे अपराधी हैं तो पुलिस उनका अपराध सिद्ध करे और उनको सजा दे। ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करे। बुरहानपुर से खालिस्तान आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आरोपी आसन सिंह ने खालिस्तानी आतंकियों को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई किए। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसे आप भली बात जानते भी हैं। मामले का खुलासा होने के बाद बंगाल के लोगों में जमकर गुस्सा है। देखिए एक महिला ने अपने गुस्से को कैसे उतारा। बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर एक महिला ने चप्पल फेंकी। पार्थ पर उस वक्त चप्पल फेंकी गई जब उन्हें मेडिकल के लिए कोलकाता के ESIC हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मामले में महिला ने बताया कि वो हॉस्पिटल में अपने परिजन का इलाज करवा रही है। इसी दौरान पार्थ को मेडिकल के लिए लाया गया। तभी पार्थ को देखकर महिला को गुस्सा आ गया और उसने पार्थ पर चप्पल फेंक दी। गुस्से से आग बबूली महिला ने बताया कि पार्थ चटर्जी जैसे लोग जनता का करोड़ों रुपए लूटकर अपने घर की तिजोरी भर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी को AC कार में अस्पताल लाया जाता है। इन्हें तो गले में रस्सी बांधकर घसीट कर लाना चाहिए। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी ने सोमवार को पार्थ की दोस्त अर्पिता मुखर्जी के घर में छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को हर 48 घंटे में ESIC हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाता है। तो देखा आपने जनता के मन में कितना गुस्सा भरा है। कल एक 5 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को महंगाई को लेकर चिट्ठी लिखी और भ्रष्टाचार को लेकर भी आज एक बात सामने आ गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। आम जनता बेरोजगारी, महंगाई से बहुत जूझ रही है। अच्छा इलाज ना मिलना भी एक बड़ी समस्या है। अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में टीचर्स की कमी, कुल मिलाकर आम जनता के जीवन में परेशानियों की कमी नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं। ऐसे में जब उनके सामने भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो वो देखते हैं आरोपी नेताओं को VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। यानी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें VIP ट्रीटमेंट क्यों? जनता के मन में ये कौनता है? तो उनका सब्र का बांध कभी कभी टूट जाता है। तो ऐसा ही कोलकाता में भी हुआ, जनता का सब्र का बांध टूट गया। तो अब छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सूखे की स्थिति देखी जा रही है। वहीं सरगुजा संभाग में कम बारिश होने के कारण किसानों की चिंता बहुत बढ़ गई है। आलम यह हो चला है कि किसानों की फसलें नष्ट होने की कगार पर हैं। प्रदेश के कई जिलों में सूखे का संकट मंडरा रहा है। जशपुर, पत्थलगांव, फरसाबहार और कुनकुरी क्षेत्र के 100 से अधिक गांवों में कम बारिश हुई है, जिसके चलते अब सूखे की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। नहर है, पानी नहीं है, लोग नदी ले खींच कर पानी पटाते हैं, जगाते हैं। पानी तो खेत में है नहीं, तो इसलिए फिर उसको बुनाई किए, तो बुनाई वाला भी उगा नहीं सही ढंग से, पूरी जमीन फट जा रहा है, अभी भी पानी नहीं। इधर सरगुजा संभाग में कम बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नजरी सर्वे के निर्देश दिए हैं। सरगुजा संभाग की कुछ
ज़िले और तहसील ज़्यादा है वहाँ, और एक दो दूसरे तहसील भी हैं जहाँ कम बारिश हुई है, तो उसके सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 50% के आसपास ही बारिश हुई है। हालांकि किसानों को सिंचाई नहरों से उम्मीद है, लेकिन नहरों की जर्जर हालत भी परेशान कर रही है। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद पुलिस ने 4 संचालकों समेत मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। वहीं जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। हादसे के बाद जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने अग्निकांड में 8 लोगों की मौतों के जिम्मेदार 4 संचालकों समेत मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। फिलहाल 4 संचालकों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस सबूत जुटाने के लिए टेक्निकल टीम की मदद ले रही है। मामले को पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और सारे साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां पाई गई हैं। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन कांग्रेस उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। एसीएस को निर्देश दिए हैं प्रकरण की पूरी संपूर्ण जांच के लिए, और अस्पताल के मालिक के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जांच की टीम गठित कर दी है सरकार ने। गौरवों की स्टाइल में ही लाक्षा करके लोगों को मारा गया है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जबलपुर में ऐसे 13 हॉस्पिटल हैं जिनकी फायर एनओसी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों से भी रूबरू रहें, इसका हमारी टीम बहुत ख्याल रखती है। 9/11 हमले के मुख्य आरोपी में शामिल सरगना अल जवाहिरी को मार दिया गया। जवाहिरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने मारा है। इसी पर आधारित एक पूरी रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। जवाहिरी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। जवाहिरी अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद से ही काबुल में रह रहा था। जवाहिरी की मौत पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जवाहिरी के खात्मा की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाला कोई भी व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने जवाहिरी को ढूंढकर मार गिराया है और अमेरिका और यहाँ के लोगों के लिए जो भी खतरा बनेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आपको ये बता दें कि जवाहिरी 9/11 हमले में शामिल था। इस अटैक में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए। ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी समेत अलकायदा के सभी टेररिस्टों को अमेरिकी जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया था। और अब जानते हैं कि जवाहिरी कौन है और इसे ड्रोन स्ट्राइक में क्यों मारा गया। चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। अल जवाहिरी को अलकायदा का दिमाग कहा जाता है। यह दिमाग है अलकायदा का, हालांकि यह था। अलकायदा ने दुनिया भर के मुसलमानों में कट्टरता और अतिवाद पैदा करने की पूरी कोशिश की। अल जवाहिरी पेशे से सर्जन था। सऊदी आने के बाद वो एक मेडिसिन विभाग में प्रैक्टिस करने लगा। सऊदी में ही अल जवाहिरी की मुलाकात ओसामा बिन लादेन से हुई। इसके बाद 2001 में अल जवाहिरी ने EIJ का अलकायदा में विलय कर दिया। इसी के बाद दोनों आतंकी मिलकर दुनिया को दहलाने की कोशिश करने लगे। वो कोशिश में थे कि दुनिया को दहलाएं, और 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने 4 कॉमर्शियल प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरा दिए थे। वो आप सभी जानते हैं, भली बात आपको याद है, जिसमें करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी। तो फिलहाल न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसे लगा आप हमें सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 8:55 पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।